अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 3 है। और इस पहले हम 2 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें हमें बैलेंस डाइट्स देखी हैं, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखी है, बैलेंस डाइट के तमाम जितने भी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो वो सारे के सारे हम जो है इसमें कवर कर चुके हैं। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर प्रॉपरली। तो आज जो है हम सबसे पहला जो एरिया कवर करेंगे वो हम करेंगे टीथ को। ठीक है, टीथ के स्ट्रक्चर के हवाले से आगे पिक्चर में पिक्टोरियली भी आपको बताऊंगा। एक एक सिस्टम किया जा रहा होगा डेली बेसिस पे। कल मैं आई और हर्ट जो है उसकी तरफ आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जहां तक टीथ का ताल्लुक है तो जी 32 परमानेंट टीथ होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो दांत हैं टोटल परमानेंट उनकी तादाद कितनी है? 32 दांत। उनमें से ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इंसिजर्स कौन से होते हैं, कैनाइंस कौन से होते हैं, प्री मोलर्स कौन से होते हैं, मोलर्स कौन से होते हैं। जो टीथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो 32 परमानेंट टीथ हैं जी ह्यूमन बॉडी के अंदर। उनमें से 8 क्या हैं जी? 8 इंसिजर्स हैं। ये आपके जो बिल्कुल सामने के 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे। ठीक है, ये आपके इंसिजर्स होते हैं। देन कैनाइंस कितने हैं? कैनाइंस 4 हैं। ठीक है, 4 कैनाइंस हैं। 8 प्री मोलर्स। कैनाइंस क्या हैं? उनसे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो दो दो दांत हैं, ऊपर टॉप पे और टॉप दो बॉटम पे, जो पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, उनको कैनाइंस कहते हैं। देन प्री मोलर्स हैं एंड फिर 12 मोलर्स हैं। शार्पेस्ट टीथ जो होते हैं ना वो इंसिजर्स होते हैं, जो आपके फ्रंट के दांत होते हैं। ये आपका क्रशिंग ऑफ द फूड में हेल्प करते हैं। शार्पेस्ट टीथ अक्सर वो पूछ लेता है कौन से होते हैं, तो शार्पेस्ट टीथ आपके जो है वो इंसिजर्स होते हैं। ठीक है जी, वॉइस वगैरह का इशू तो नहीं है ना किसी को? सब क्लियर चल रहा है? और जो साल्ट होता है टीथ के अंदर, दांतों के अंदर जो साल्ट पाया जाता है उसको कैल्शियम फॉस्फेट कहते हैं। जो साल्ट फाउंड इन द टीथ है उसका नाम क्या है जी? कैल्शियम फॉस्फेट। टोटल टीथ कितने हैं जी? 32 टीथ हैं। 8 क्या है? इंसिजर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 4 कैनाइंस हैं। ठीक है, 8 प्री मोलर्स हैं, 12 मोलर्स हैं। जो थर्ड मोलर होता है ना, ऊपर भी और नीचे भी, उसको क्या कहते हैं? अक्लदाड़ या विजडम टीथ, जिसको उर्दू में आप अक्लदाड़ कह रहे होते हो। ठीक है, विजडम टीथ कहते हैं। थर्ड मोलर विजडम टीथ कौन सा होता है? विजडम टीथ थर्ड मोलर होता है। इनेमल जो होता है ना, अच्छा अब दांत के ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो क्राउन होता है, नेक होता है एंड देन उसके बाद आपका रूट होता है। जो जो क्राउन होता है ना वो बना होता है इनेमल से। ठीक है, तो इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहलाता है। ठीक है, इनेमल जो है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहलाता है। और जो फ्लोरीन होती है ना, फ्लोरीन की लेयर होती है जो इनेमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सही है, फ्लोरीन की लेयर होती है जो इनेमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और फ्लोरीन जाहिर सी बात है जब बोन्स में भी होती है तो उससे बोन्स जो है वो स्ट्रांग होती हैं। तो फ्लोरीन काफी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, टीथ्स का। ठीक है, फ्लोरीन किसको स्ट्रांग कर रहा होता है? फ्लोरीन इनेमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, अब दो तरह का प्रॉब्लम होता है। एक ये होता है कि अगर डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन हो जाए, आपने अक्सर देखा होगा कि टूथपेस्ट जो है ना वो फ्लोरीन फ्लोराइड्स होते हैं टूथपेस्ट के अंदर। अक्सर का जो ब्रांड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हमारे टूथपेस्ट के अंदर इतना फ्लोरीन परसेंटेज है, इतना फ्लोरीन परसेंटेज है। तो उसकी पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो रिक्विजिट स्ट्रेंथ है ना टीथ को, वो प्रोवाइड की जा सके और उसके जो डिके है उससे बचा जा सके। ठीक है, तो डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोरीन क्या होती है? वो टूथ डिके में कॉज कर देती है। और एक्सेस ऑफ फ्लोरीन क्या करता है? ये फ्लोरोलाइसिस कर देता है, फ्लोरोसिस कर देता है। ये ज्यादातर किन में होता है? ये ज्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि उनको फ्लोरोसिस की बीमारी हो जाती है। और उनका जो कलर होता है, क्योंकि फ्लोरीन का इंटेक ज्यादा होता है, वो दूध जो है पी रहे होते हैं और उनका फ्लोरीन का इंटेक ज्यादा होता है। तो उस एज में जब तकरीबन 8 साल से छोटी उम्र का बच्चा होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि उसका जो टीथ का कलर है, जो एनेमल का कलर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा और उसका जो व्हाइटिश कलर की जगह कोई और कलर आना शुरू हो जाएगा। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? फ्लोरोसिस। और डेफिशिएंसी अगर हो जाए फ्लोरीन की तो वो किसको का सबब बनती है? वो टूथ डिके का सबब बनती है। यहां तक क्लियर है? तो आप लोग मुझे चैट में एक दफा ओके लिख दें, मैं फिर आगे चलता हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको जरा टीथ की सारी चीजें तो पहले बता दी, मैं थोड़ा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ये जी टीथ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि टीथ के 3 पार्ट होते हैं। दिस इज क्राउन। ये बीच में जो पार्ट है, ये जो मतलब जिस जगह पर अगर आप ये देखें ना,
ये जो सारा एरिया है ना, दिस दिस इज आपका ये गम है, ठीक है। गम के ऊपर ये पार्ट सिर्फ दांत का हमें विजिबल होता है नेकेड आई से, ठीक है। बाकी ये जो पार्ट है, ये नेक के अंदर ये यहाँ से धसा होता है और ये रूट्स है। ये अंदर जो है, ये आप जब निकालते हैं ना, तो अक्सर वो जो दो एजेस निकल के बाहर आ रहे होते हैं दांत के, वो ये दो पार्ट्स होते हैं जब दांत किसी का प्लक किया जाता है। तो उसमें क्राउन जो है ना, क्राउन ये टॉप पार्ट है, जो आपका विजिबल पार्ट है उसको क्राउन कहते हैं। इसकी जो टॉप लेयर है ना, उसको एनेमल कहते हैं। ये द हार्डेस्ट पार्ट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी भी कहलाती है, ठीक है। इसके बाद जो आपका सेंट्रल पार्ट है, दिस इज नेक, और ये जो नीचे है ये सारा रूट है, ये जो टीथ अंदर तक ऑक्युपाई हुए हैं। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे बता दिया, थ्री पार्ट्स होते हैं टीथ के, इनेमल, नेक एंड रूट। मिल्क टीथ कितने होते हैं? दूध के दांत जिनको बच्चों के दांत होते हैं, इनको कहा जाता है, वो 20 दांत होते हैं, उनके अंदर प्रीमोलर्स नहीं होते हैं। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि इंसिजर्स 8 होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये 4 ऊपर हो जाएंगे, इंसिजर्स 4 ही नीचे हो जाएंगे। कैनाइंस ये दो पॉइंटेड, ये दो ऊपर दो नीचे। प्रीमोलर्स, इसके बाद ये प्रीमोलर्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन फिर ये मोलर्स, ठीक है। 3 इस साइड 3 नीचे, 3 इस साइड 3 नीचे, तो 12 हो गए। ये 2 इस साइड 2 नीचे 4, 2 इस साइड 2 नीचे 4, 4 4 8 हो गए, ठीक है। टू टीथ हमारा कवर हो गया। अब टीथ के हवाले से कोई कंफ्यूजन नहीं है तो मैं आगे चलूं? सब क्लियर है तो मुझे बस एक दफा आप लोग ओके लिख दें। अच्छा, तो जो अगला पोर्शन है, जो आज का हमारा टॉपिक था जनरल साइंस के लेक्चर 3 के हवाले से, जो सेकंड पोर्शन आज हमने करना है वो ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के हवाले से है, ठीक है। सो जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, वो क्या है? वो लिवर है। लार्जेस्ट ग्लैंड भी लिवर है, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी लिवर है, और वैसे अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा जाए तो वो क्या है? वो स्किन है, ठीक है। लेकिन एक्सटर्नल ऑर्गन है, ओवरऑल ऑर्गन। लेकिन अगर इंटरनल ऑर्गन मतलब स्किन के अंदर रह के बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है जी? लिवर है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? ये ब्रेन में लोकेटेड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? ये ब्रेन में लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑल्सो मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये न्यूमरस फंक्शंस परफॉर्म करता है, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड का ये पार्ट होता है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी और मुख्तलिफ जो चीजें हैं, सेंसिटाइजेशन, ये सारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ वजह से हो रहा होता है, और इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, और ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी है एज वेल, ठीक है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्ट लेस ग्लैंड्स भी कहते हैं, मतलब इनकी कोई डक्ट नहीं होती, डक्ट के विदाउट डक्ट होते हैं ये, ठीक है। टीयर ग्लैंड जो है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? लैक्रिमिनल ग्लैंड भी कहते हैं। टीयर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है? लैक्रिमिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद एक और एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि, अच्छा, मैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये आपको अलग से करवाऊंगा। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा है जी? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये आपका जो है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, ये अक्सर पूछा जाता है, ये कौन सा है? लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड इज पेंक्रियाज, पेंक्रियाटिक जूस। ये डाइजेशन सिस्टम के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पेंक्रियाज का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो है वो जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड कौन सा है? पेंक्रियाज है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी है, ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी है, अच्छा, एडर्नल ग्लैंड कहाँ पर होता है? किडनी के ऊपर लोकेट होता है एडर्नल ग्लैंड। ये हार्मोन्स रिलीज करता है, ठीक है। मुख्तलिफ बॉडीज का मुख्तलिफ है। फॉर मेल जो है वो डिफरेंट होता है और रिलीज होता है, फीमेल्स के लिए डिफरेंट होता है। फ़लस्तीन एंड इसराइल के इशू पर जो है, करंट इशू पर लेक्चर जीके के सेशन में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बट आई वाज थिंकिंग ऑफ दैट, तो होपफुली मुझे टाइम मिला तो मैं इसी वीक के अंदर फ़लस्तीन इशू पे भी, सोशल इश्यूज और जो करंट अफेयर्स के इशू के हवाले से एक वीडियो पेंडिंग है, और उसके अलावा स्पोर्ट्स के हवाले से वर्ल्ड कप के रिलेटेड भी वीडियो जो है ये आपको ऑन यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। होपफुली आज मंडे है, तो फ्राइडे से पहले पहले आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। रिगार्डिंग में पीएलओ और हमास दोनों के जो एरियाज हैं, वो में दोनों के क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, फलस्तीन इशू का क्या है, तो क्रक्स होगा एक समरी, ब्रीफ ओवरव्यू समरी होगी ऑब्वियसली 10 to 15 मिनट की वीडियो में, लेकिन एक आपको एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल किया जाता है एड्रेनल ग्लैंड की वजह से। और नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हार्मोन को ना प्राइमरी मैसेंजर भी कहते हैं,
प्राइमरी मैसेंजर ऑफ द बॉडी जो है वो हार्मोन है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड जो है वो लोकेट होता है बिटवीन लंग्स। थाइमस ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? लंग्स के बीच में है। अच्छा जी, इसके बाद मेल सेक्स हार्मोन जो है वो एंड्रोजन होता है, ये दोनों एड्रेनल ग्लैंड के का पार्ट होते हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। ये स्पेसिफिकली पीपीएससी के जो बच्चे तैयार कर रहे हैं ये कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि दोनों के एंड में जीएन होता है और जीएन, तो ये इसमें कंफ्यूज करने के लिए पूछता है ओकेजनली, हर दूसरे तीसरे पेपर के अंदर उसने ये क्वेश्चन पूछा होता है स्पेसिफिकली। अच्छा जी, ग्लूकागोन हार्मोन जो है ये हेल्प करता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ग्लूकागोन, ग्लूकोज से याद कर लो। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? हेल्प करता है टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ब्लड के अंदर शुगर लेवल को कंट्रोल करने में कौन सा हार्मोन मदद करता है? ग्लूकागोन हार्मोन। इसके बाद लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया था, लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा है? लिवर है। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? स्किन, ठीक है। ऑल क्लियर टिल नाउ? तो मुझे एक दफा ओके लिख दें। चैट में एक दफा ओके लिख दें अगर आप लोगों को सब क्लियर है। ओके। अच्छा, हमने टीथ कर लिया है, हमने ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक है आज का ब्लड और उससे रिलेटेड फैक्ट्स, और फोर्थ टॉपिक जो आज का है, साइंस में थोड़ी सी स्पीड तेज होगी, बिकॉज साइंस में ज्यादातर आपको चीजें मेमोराइज करनी है, ठीक है। कनेक्टिविटी जहां बन रही होगी वो मैं बना के दूंगा आपको, जहां कॉन्सेप्ट होगा बना के दूंगा। जैसे मैंने आपको ये टीथ के अंदर मैंने आपको प्रॉपर पिक्टोरियली जो है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से जब हम आई को कर रहे होंगे तो आई के भी मेजर मेजर पोर्शन जो है। वेट अ मिनट, मैं जरा पॉज करूं। कौन सा ब्लड, कौन सा जो है टिश्यू है? तो ब्लड जी आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लड कौन सा टिश्यू है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज आपने याद रखनी है कि जो, अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि स्लाइटली बेसिक है? मैं आप बता रहा था ना आपको कि स्लाइटली बेसिक है। तो ये स्लाइटली बेसिक कैसे पता चलता है आपको? ये इस तरह से पता चलता है कि जो ह्यूमन ब्लड है ना, उसकी पीएच है 7 से थोड़ी सी ज्यादा। जो स्ट्रॉन्ग अल्कली होगी उसकी जो पीएच होगी वो आपकी नियर टू 14 होगी, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी पीएच कितनी होगी? नियर टू 0, ठीक है। 0 किसकी है? 0 वाट। 7 किसकी है? 7 वाटर की है। तो जो अब ये 7 से थोड़ी सी ऊपर है तो बेसिकली ये न्यूट्रल के करीब है, तो ये स्लाइटली बेसिक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड क्या है? 5 to 6 लीटर जो है ब्लड एक एडल्ट बॉडी में पाया जाता है। ब्लड का वेट, ब्लड वेट कितना कैरी करता है? ब्लड 7% ऑफ द बॉडी वेट कैरी करता है। और ब्लड जो है 55% प्लाज्मा है और 45% ब्लड सेल है। 45% ब्लड सेल्स के अंदर भी 41% जो है ना वो रेड ब्लड सेल है, और 4% व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मिलाकर। प्लाज्मा जो है उसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो 7% होते हैं, जिनके अंदर फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन, प्रोटोथ्रोम्बिन और एल्बुमिन आते हैं, ठीक है। आरबीसी इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स।
प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। ये स्लाइड क्लियर है तो मुझे एक दफा चैट में ओके लिख दें। ये स्लाइड क्लियर है तो मुझे एक दफा चैट में ओके लिख दें। अच्छा नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, आरबीसीज की जो डेफिशिएंसी है ना, रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी में, तो उसमें क्या होता है? एनीमिया। बेसिकली रेड ब्लड सेल एक लाइन शेयर क्रिएट कर रहा है जो ब्लड सेल्स है ऑफ द बॉडी का। तो बेसिकली ब्लड का जो कलर है रेड, वो रेड ब्लड सेल के अंदर ही मौजूद हेमोग्लोबिन की वजह से है। तो रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी मींस ब्लड की डेफिशिएंसी। तो ब्लड की डेफिशिएंसी क्या लीड करेगी? एनीमिया हो जाएगा। और आरबीसी का सरप्लस हो जाए तो पॉलीकाइथीमिया होता है, ब्लड आरबीसी ज्यादा हो जाते हैं, ये भी अब नॉर्मेलिटी है। तो इसको क्या कहते हैं? पॉलीकैथीमिया। कैल्शियम आइन जो होता है ना ब्लड के अंदर, वो किसकी चीज में इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ठीक है, कैल्शियम आइन ब्लड के अंदर जो होता है वो इस्तेमाल होता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए स्पाइगोमेनोमीटर जो है, ये डिवाइस है, ये जो आप ब्लड प्रेशर एपरेटस है, उसको बेसिकली क्या कहते हैं? स्पाइगोमेनोमीटर। ये तकरीबन हर घर में होती है, किसी घर में मैनुअल होगी, किसी घर में डिजिटल होती है। तो बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर तकरीबन कॉमन इतनी बीमारी हो गई है कि हर घर के अंदर ही ब्लड प्रेशर की जो है वो इक्विपमेंट मौजूद होता है। तो ब्लड प्रेशर जो है ये जो डिवाइस है, इसका नाम क्या है? स्पाइगो मैनोमीटर। ठीक है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं? हाइमाटोलॉजी। आप इसलिए जो कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे ना, जो ब्लड स्पेशलिस्ट होगा या वो उसकी ट्रीटमेंट वगैरह कर रहा होगा, तो उसका नाम क्या होगा? हाइमाटोलॉजिस्ट। हाइमाटोलॉजिस्ट। तो ब्लड की स्टडी क्या है जी? हाइमाटोलॉजी। ब्लड ग्रुप्स को देख लें तो ब्लड ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, ए है, बी है, ओ है, ए बी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव फिर अलग है, एंटीजन और वो चीज अलग होती है, तो डिटेल है वो अभी हमें करने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो होता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? वो ए बी है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ ग्रुप। ठीक है, ओ ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा ग्रुप है? ए बी ग्रुप। ब्लड रेड होता है किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। अच्छा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बंदा एक्सेल कर लेता है ना, तो फिर क्या होता है कि हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन। ठीक है, वो अक्सर कहते हैं ना कि कभी रात को सोते हुए हीटर चलाकर या गैस की जो अंगीठी वगैरह होती है वो चला के नहीं सोना चाहिए। वो इसलिए कहते हैं कि वो आपकी बॉडी में पेनिट्रेट करके सांस के थ्रू हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करके क्या बनाएगा? रिएक्ट करके बनाएगा कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन। जब कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन बनेगा तो वो क्या करेगा? कार्बोक्सिल हेमोग्लोबिन सफोकेशन कॉज करेगा और विच विल अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ ए पर्सन। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ब्लड की ये लास्ट स्लाइड है। इसमें क्या है कि जी ब्लड की जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन क्या होता है? वो कहते हैं ना, आप ब्लड डोनेट कर दें और ब्लड डोनेट करने के बाद आपका 100 से 120 दिन के अंदर, मतलब 3 महीने में आपका रिकवर हो जाता है, बन जाता है दोबारा। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? 100 to 120 डेज है। वैसे ब्लड डोनेट करना चाहिए जब भी आपको मौका मिले, तो मतलब ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, किसी की हेल्प हो सके, एक सदका जारिया भी है, तो ब्लड डोनेट करना चाहिए। इसके बाद वाइट ब्लड सेल जो है ये डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। और किडनी जो है ये ब्लड क्लीनर के तौर पे काम करता है। मतलब खून को साफ करने के लिए कौन सा ऑर्गन काम करता है? ब्लड किडनी। ठीक है। मेटल कौन सा होता है ब्लड के अंदर? आयरन होता है। ब्लड के अंदर कौन सा मेटल होता है? आयरन। और इसका साइंटिफिक सिंबल जो है बेसिकली Fe होता है। स्प्लीन, स्प्लीन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा ब्लड ऑफ द बॉडी होता है ना, वो स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड बैंक क्या होता है? जहाँ पे ब्लड स्टोर किया गया रहा होता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना आप लोगों को? ये जो अभी तक स्लाइड चल रही है क्लियर है तो मुझे एक दफा ओके लिख दें। कोई इशू वॉइस वगैरह का? एक्चुअली वो थोड़ा सा माइक्रोफोन प्रॉब्लम कर रहा था तो मैंने माइक्रोफोन हटा दिया। अच्छा, स्मॉलेस्ट वर्ल्ड वाइट ब्लड सेल जो है वो लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट वाइट ब्लड सेल्स जो है लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फ नोड्स जो मतलब कोई भी बैक्टीरिया एंटर करता है तो लिम्फोसाइट्स उसके साथ रिएक्ट करते हैं, फाइट करते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है यूज होता है? विटामिन के। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए यूज होता है विटामिन के। ठीक है।
अच्छा, ब्लड सर्कुलेशन का ये जब आप कल हम हार्ट का पढ़ेंगे ऑर्गन, तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन का एक चार्ट के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है ये डिस्कवर किया जाता है, विलियम विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने। अच्छा, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो दो ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स, इन दोनों के अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद होना चाहिए। व्हाइट ब्लड सेल सिर्फ वाहिद सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ना रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियाई है, ना प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियाई है। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ना प्लेटलेट्स कम हो जाए, तो 1,50,000 से लेके 3 लाख, जो 50,000 तक आपका प्लेटलेट्स होना चाहिए। इससे कम हो जाए तो ये जो डेंगू वायरस होता है उसका कैसे पता चलता है? उसका इसी तरह पता चलता है कि वाइट प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना है? 10 to 20 डेज, और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 3 to 5 डेज। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन है 100 to 120 डेज, व्हाइट ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन है 10 to 20 डेज, प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन है 3 to 5 डेज। गॉट इट? ब्लड की इससे रिलेटेड एक डिजीज है, इसको कहते हैं हेमोफीलिया। ये हेरिडिटरी डिजीज है। ठीक है, हेमोफीलिया इज ऑल्सो अ हेरिडिटरी डिजीज, या हेमोफीलिया इज ए डिजीज रिलेटेड टू ब्लड, ये पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट ब्लड सेल जो है ना कैपिलरीज होती है। ठीक है, ये कल जब हम हार्ट का पढ़ेंगे ना, फ्लो देखेंगे, ब्लड कैसे फ्लो होता है, तो उसमें आर्टरीज भी देखेंगे, वेन्स भी देखेंगे, कैपिलरीज भी देखेंगे। ठीक है, हार्ट को भी देखेंगे, सेप्टम क्या होता है, सेप्टम क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, ऑर्टा का क्या रोल है। ठीक है, वो सारी चीजें हम कल ये थ्रू कवर कर रहे हैं। ब्लड वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अच्छा, ब्लड में अब कह रहा था ना, अच्छा मैंने ये चीज आपको बताई थी, जब भी आप कोई चीज तैयार कर रहे हो ना, तो फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंटरनेशनल चीज है वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब है? 14 जून को होता है। सही है। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको फरवरी से लेके मई तक के जो इंटरनेशनल डेज है ना, यूनाइटेड नेशन के डिजिग्नेटेड, वो आपको डिटेल पूरी एक इंटरनेशनल डे सीरीज के थ्रू मिल जाएंगे। बाकी मैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मेरा वादा था आप लोगों से, अभी जून जुलाई अगस्त, क्योंकि इनके मंथ्स गुजर चुके हैं, सितंबर भी, तो इनका मैं मतलब वीकली एक एक वीडियो जो है आपकी कर देता हूँ, ताकि आपका जब एमपीटी होना है तो उससे पहले आपके पास दिसंबर तक के डेज आ जाए। अक्टूबर तक के तो डेफिनेटली हो, अक्टूबर तक के डेज फिर मैं थीम वाइज कर दूंगा। नवंबर एंड दिसंबर के जो है वो आपको वैसे ही, जो ग्रुप है आपका जर्नल और फेसबुक का जो मेरा पेज है, उस पर आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे, क्योंकि उनके थीम्स नहीं होंगे, बिकॉज 19 को पेपर है। और उससे पहले थीम्स यूनाइटेड नेशंस के कुछ डेज के थीम्स होते हैं, कुछ डेज के थीम्स उसी दिन अनाउंस किए जाते हैं। तो इस वजह से उनका नवंबर एंड दिसंबर को छोड़ के बाकी अक्टूबर तक के, जैसे फरवरी तक के, मई तक के आपको अवेलेबल है, इस तरह अक्टूबर तक के आपको एमपीडी से पहले मिल जाएंगे थीम्स के साथ। किडनी जो है वो बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसको बीन शेप्ड ऑर्गन भी कहते हैं किडनी को। ठीक है, नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स यूनिट ऑफ किडनी है। और न्यूरॉन्स क्या है? न्यूरॉन्स यूनिट ऑफ ब्रेन। ठीक है, न्यूरॉन सेल कहां पर होता है? न्यूरॉन सेल ब्रेन में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड भी कहां होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है, किसका पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड? एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, अभी किया था ना। नेफ्रॉन्स क्या है? नेफ्रॉन्स यूनिट ऑफ किडनी है। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैं एक और दफा बताता चलूं कि जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन करेंगे उनको, मतलब लाइक अभी जो सेशन का 40% कवर है, 60% रहता है, तो उसमें अभी वो जो ज्वाइन करेंगे तो पुराने एरिया के उनको नोट्स मिल जाएंगे जो सेक्शन के साथ मैं करवा चुका हूँ। और बाकी अभी इस सेशन के लिए, बाकी जब तक ये एमपीटी से पहले कवर होना है, तो इसमें उनकी फीस 2500 है। ठीक है, इसमें मैथमेटिक्स भी रहता है, ज्योग्राफी भी रहती है, उर्दू भी रहती है, तो आप लोगों को काफी एडवांटेज हो जाएगा। तो बाकी जो है वो सारा हो जाएगा। बाकी तहसीलदार के रिलेटेड स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, तो उसका यार ऐसा है कि हम एमपीटी के बाद ना 1 मंथ का जीके का क्रैश सेशन रख लेंगे। ठीक है, एमपीटी हो जाए, क्योंकि तहसीलदार के पेपर जो है एक्सपेक्टेड है, दे आर इन जनवरी। और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से जो रेवेन्यू लॉज वाला पोर्शन है, उसका मैं क्या करूंगा, वो आपको यूट्यूब के लेक्चर्स के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग किसी को इधर उधर ज्वाइन ना ही करें तो बेहतर है, वो पूरा का पूरा आपको यूट्यूब चैनल पर ही जो है वो मिल जाएगा। बाकी कोई जीके के लिए ज्वाइन करना चाहता है तहसीलदार का, तो तहसीलदार का फुल फ्लेज सेशन मैं नहीं रखूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। कुछ फुल फ्लेज सेशन के नोट्स, जैसे ये रेगुलर सेशन चल रहा है, इसके नोट्स वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे। तहसीलदार का जीके जो है वो आपका क्रैश सेशन चलेगा, जो फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलेगा, और उसकी टाइमिंग यही हुआ करेगी 9 से 10 रात को ही। ठीक है,
और वो क्रैश सेक्शन चलेगा, मतलब जैसे मेरे नॉर्मल सेक्शन की 5 क्लासेस होती हैं डे में, तो उसकी 6 हो जाएंगी। तो वो जरा क्विकली हम कवर करेंगे उसको 24 to 25 लेक्चर्स में, ठीक है, जीके को। और बाकी मैं इंग्लिश के हवाले से आपको गाइड कर दूंगा कि इंग्लिश में किस तरह से तैयारी करें। वो मैं एक डिटेल्ड जो मतलब एक ओरिएंटेशन सॉर्ट ऑफ, या एक ना आपको मैं लेक्चर फॉर्म में आपको तहसीलदार की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने सीएसएस और पीएमएस दिया हुआ है ना, उनको कोई इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बिलफर्ज इंग्लिश के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। बिकॉज तहसीलदार के पेपर में इस तरह से होगा कि आपका अगर 100 मार्क्स का पेपर है ना, आप लोग अगर वन पेपर डिस्क्रिप्टिव देते रहे हैं, तो 40 to 50 मार्क्स तो ऐसे होगा, 20 नंबर की प्रेसी होगी, 10 नंबर की कम्प्रीहेंशन होगी, बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन होगा, करेक्शन होगी, सिनोनिम एंटोनिम और ये होगा। तो जिसका ऐसे का एक्सप्रेशन ठीक है, जिसकी प्रैक्टिस प्रेसी की है, जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम्प्रीहेंशन की है, तो वो तहसीलदार के इंग्लिश के पेपर के अंदर एक अच्छा स्कोर कर सकता है, ठीक है। उर्दू के अंदर भी सेम पैटर्न है, ग्रामर की करेक्शन होगी, ठीक है, सेंटेंसेस होंगे, तलखीस निगारी होगी, उसके अलावा ऐसे होगा। तो वही सेम पैटर्न जो पीएमएस के उर्दू में होता है, उसको थोड़ा सा श्रिंक करके 100 नंबर में आ रहा होगा। सिर्फ जो डिफरेंट पेपर है जीके थोड़ा सा ट्रिकी होता है, उसके लिए मैं क्रैश रख लूंगा आप लोगों के लिए। और उसके अलावा जो एक ट्रिकी पोर्शन होता है वो आपका होता है रेवेन्यू लॉज वाला, तो वो आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएगा। प्लस आप उसको लाजमी देखिएगा और फिर अपने सर्कल वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि लोग जो है रेवेन्यू लॉज के सेक्शन में ऐसे ही ज्वाइन करके अपना टाइम जाया ना करें। तो साइंटिफिक नेम्स जो है वो ह्यूमन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, ये 4-5 क्लास में पढ़ते थे। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, होमोसेपियंस। मंकी का, बंदर का साइंटिफिक नेम क्या है, सेबस कैपिकिनस। सेबस कैपिकिनस जो है मंकी का साइंटिफिक नेम है। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टिग्रिस। लॉइन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो, ठीक है। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। लॉइन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो। फ्रॉग फ्रॉग मेंढक, मेंढक का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रीना। पीकॉक का साइंटिफिक नेम क्या है, पेवो क्रिस्टेटस। पेवो क्रिस्टेटस। ये पूरा लेक्चर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि आज फ्री लेक्चर था, तो ये जर्नल ग्रुप में भी मिल जाएगा, ठीक है। मैंगो का है मैग्नीफीरा इंडिका। मैग्नीफीरा इंडिका किसका साइंटिफिक नेम है, मैंगो का। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। आटे का साइंटिफिक, गंदम का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम ये वीट का साइंटिफिक नेम है। ऑनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। ऑनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा, सही है। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियंस। मंकी का साइंटिफिक नेम है कैबस कैपिकिनस। टाइगर का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा टाइग्रिस। लॉइन का साइंटिफिक नेम है पेंथेरा लियो। फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना। पीकॉक का साइंटिफिक नेम हो गया, ये मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि जो लोग अभी ज्वाइन किए, पेवो क्रिस्टेटस। मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफीरा इंडिका। वीट का साइंटिफिक नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम कैपा। ये थोड़ा आप राइट डाउन करोगे, मैंने आपको पहले बताया साइंस का पोर्शन आपको थोड़ा क्रैमिंग वाला लगेगा, लेकिन इसका हाल यही है कि आप जितना इसको राइट करोगे आपको याद होगा, ठीक है। ठीक है। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है, अंगूर का साइंटिफिक नेम है विटस विनिफेरा, ठीक है। और डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियरिस। डॉग का हो गया, फ्रॉग का हो गया, ह्यूमन का हो गया। ये तो मतलब लाइक 4-5 क्लास से ही जो है पढ़ाया जा रहा होता है। जैस्मीन का साइंटिफिक नेम है जैस्मिनम। डॉग का साइंटिफिक नेम है कैनिस फेमिलियरिस। ग्रेप्स का साइंटिफिक नेम है विटस फेनेरा। अच्छा, अब ऑल एंड फ्रॉम माय साइड मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी